हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय योगेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा ये दूसरा लेक्चर है और हमने कल आपको संख्या पद्धति चैप्टर में संख्याओं के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब चीज़ों को हमने बताया था। आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आज हम गणित की संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1 की शुरुआत करेंगे और जिसको आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलें। और मैं इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स को और उनके सभी उदाहरण को अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। तो इसमें सब कुछ चीज़ें प्रश्न के हैं जिसमें कि हमें भी सत्य और असत्य को बताना है। जैसे प्रश्नावली 1A है, ये प्रश्नावली 1A है। तो मैं इसमें शुरुआत करता हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक, जैसे कि सत्य और असत्य बताना है। इसमें है प्रत्येक, पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें कहा गया प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी ऐसी कोई भी संख्या जो पूर्णांक के रूप में हो, जैसे कि 5, 6, 7, 8, इसको मैं अपान वन के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q 0 ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जब हम प्रत्येक पूर्ण संख्याओं को अपान के रूप में लिख सकते हैं, और जब हम अपान के रूप में लिखेंगे, अपान 1 के रूप में लिख सकते हैं, जब अपान 1 के रूप में लिखेंगे तो ये p/q के रूप में p/q के रूप में हो जाएगा, जिसमें कि q जो 0 के बराबर नहीं होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या को जब हम लिखेंगे तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी वो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी कही जाएगी। इस हिसाब से प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। अगर इसको सत्य और असत्य रूप में बताना होगा तो यह कथन हम सत्य के रूप में लिखेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है, इसमें कहा जा रहा है कि ये बताइए कि यह कथन सत्य होगा या नहीं। तो हम कोई भी परिमेय संख्या लिखेंगे तो यह जरूरी नहीं कि वह पूर्णांक के रूप में ही हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1/2 लिखा, तो ये 0.5 के रूप में भी लिखा जा सकता है, 0.5। तो यह एक पूर्ण अंक के रूप में नहीं होगा। जब ये पूर्ण अंक के रूप में नहीं होगा तो यह कथन असत्य हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि हम 0 को भी जब p/q के रूप में लिखेंगे तो वह 0 ही, 0 ही आएगा। जैसे 0 है तो मैं 0/1, 0/1 लिख सकता हूँ। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 हो और उस बट्टे में कोई भी संख्या लिखें तो उसका मान 0 ही माना जाता है। तो यहाँ पर 0 को मैंने p/q के रूप में लिख दिया है, जो कि जिसका मान 0 ही होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 एक परिमेय संख्या है। अगर इसकी बात कही जाएगी तो यह कथन सत्य माना जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं
अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जैसे कि हमने बताया कोई भी पूर्ण संख्या होगी तो मैं उसको अपान 1 के रूप में लिख दूंगा तो एक परिमेय संख्या मानी ही जाएगी, क्योंकि इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे p अपान के q के रूप में लिख सकता हूँ। और परिमेय संख्याओं के लिए यही इतना नियम पर्याप्त होता है कि जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकें और q शून्य ना हो। और एक वह संख्या जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक लेते हैं, जैसे मैंने 5 लिया तो 5 को 5/1, 6 लिया तो 6/1 लिख सकता हूँ। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी तो यह कथन हमारा सत्य माना जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कोई भी संख्या दी गई, जो कि उदाहरणों में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि कोई भी दो संख्याएं दे दी गई थी और उनके मध्य की एक परिमेय संख्या निकाली थी। इसी क्रम में जब दो संख्याओं को निकाला था, इसी क्रम में दो परिमेय संख्या दे दी गई थी जिनके मध्य 3 परिमेय संख्याओं को निकालना होगा। और जैसा कि कल हमने एक फार्मूले के जरिए बताया था कि अगर कोई दो संख्याएं दी गई हो और उन दो संख्याओं के मध्य कई परिमेय संख्याओं को निकालना हो तो हम उस फार्मूले का यूज़ करते हैं। जिसे कि हम क्रमशः, जैसे मान लीजिए ए और बी दो संख्या दे दी गई हैं और उनके मध्य कई परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो जितनी संख्याओं की संख्या होगी हम उनके मध्य ए बी के हम उसको n तक ले जाएंगे। जैसे मान लो 10 तक ले जाना है तो A1 A2 A3 A4 इसी क्रम में करते हुए 8 10 तक ले जाएंगे। और इसमें हम पहले जो कि एक्सरसाइज में दिया गया है, दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, हम उनको क्रमशः ज्ञात करते हैं। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये पहले क्वेश्चन के अंतर्गत है। अब इसमें हम देखते हैं, लिखा है 3/7 और 5/14 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। 3/7 और 5/14। अब इसके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 3/7 धन 5/14 गुणे 1/2। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे। जैसे कि मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ कि जब कोई दो संख्याएं, जैसे कि मैं इसको हल करता हूँ, केवल मैं इसको अलग से हल कर लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को शायद समस्या हो जाए कि हम जो नीचे वाली संख्या दी गई हैं इनका एलसीएम लेके कैसे भिन्न को करें। मैं इस हिसाब से शुरुआत कर रहा हूँ जो कि कमज़ोर बच्चे भी अच्छे तरीके से समझ सके, उनको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर हम इसका 7 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम लेने पर यहाँ पर देख सकते हैं 2 7 2 7 14 और यहाँ पर 7 1 1, यानी कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे 7 यानी 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर 14 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इससे 14/7 करूँगा, यानी कि 14/7, तो 7 दूनी 14 आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा और जो ये संख्या आएगी इसका ले जाके मैं 3 में गुणा करूँगा तो 2 3 6 और यहाँ पर धन। उसी क्रम में 14 का 14 से भाग किया जाएगा तो 1 आएगा और 1 को जब इसी वाले भिन्न के ऊपर वाली संख्या से गुणा करूँगा तो 1 का 5 से गुणा होगा तो वो 5 आ जाएगा, यानी 6 5 11/14 आ जाएगा। मैंने इसको सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया था ताकि जो कमज़ोर बच्चे हों मैं उनको अच्छे तरीके से समझा सकूं। आगे मैं इसी क्रम में करूंगा, आप इस प्रकार के भिन्नों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कितना है 11/14, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 11/14, क्योंकि मैंने इसको हल किया तो 11/14 गुणे 1/2, यानी कि 11 1 11 14 दूनी 28, यानी कि 11/28 हमें उत्तर प्राप्त हुआ। यानी ये दो संख्याएं दी गई थी जिनके मध्य की परिमेय संख्या को हमने निकाला तो वह संख्या 11/28 हमें प्राप्त हुई। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, आप समझ लीजिएगा, जो आपको लगे सही नोट करने के लिए, जो लगे कि नोट कर लेना चाहिए, जो कि बाद में रिवीजन करने में सहायता प्रदान करे, उसको आप नोट कर लिया करें।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसी एक्सरसाइज में दूसरे क्वेश्चन का दूसरे का दूसरा अब लगाते हैं। तो इसमें है 2/5 और -1/3। 2/5 और -1/3। तो जैसा कि कोई भी दो संख्या हो जो कि P/Q के रूप में है, जब संख्या P/Q के रूप में हो तो हम उसे मतलब उन दोनों का योग करके गुणे 1/2 कर देते हैं तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/5 धन ऋण 1/3 और दोनों को जोड़ के गुणे 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 3 15, 3 दूनी 6, ऋण 1 गुणे 1/2, यानी कि यहाँ पर मैं 5/15 गुणे 1/2, यानी 5 3 15, यानी कि 1/6। इसी क्रम में हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं कि 2/5 और -1/3। 2/5 और -1/3 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें 1/30 एक बार यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6 था तो यहाँ पर 5 होगा। ये देखिए 5 1 5 -5, 6 में से 5 गए तो यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। 6 में से 5 गया 1/15 गुणे 1/2, यानी कि 1/30 हो जाएगा यहाँ पर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे के तीसरे में ये होगा कि -1/3 और -1/2 को हल करना होगा। -1/3 और -1/2, -1/3 और -1/2 तो हम इन दोनों का योग करके गुणे 1/3 कर देंगे। -1/3 धन -1/2 गुणे 1/2, इसको हल करते हैं तो 3 दूनी 6, -2 -3 गुणे 1/2, यानी -5/6 गुणे 1/2, यानी -5/12, यानी -1/3 और -1/2 के मध्य की जब हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो हमें -5/12 मिलेगा। तो -5/12। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे कि हमने देख लिया दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना कैसे होगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दो संख्याएं दी गई होंगी और इनके मध्य हम दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं एक संख्या दी गई है, ये अब तीसरे के हम क्रमशः क्वेश्चन तीसरे का पहला जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर होगा 2/3 और 8/3। 2/3 और 8/3 के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ 2/3 और के मध्य पहली एक परिमेय संख्या, फिर दूसरी परिमेय संख्या और 8/3, यानी 2/3 और 8/3 के मध्य दो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम 2/3 और 8/3 का योग करेंगे। 2/3 धन 8/3 गुणे 1/2, 8 2 10, 10/3 गुणे 1/2, यानी कि 10/6। यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 5/3। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5/3। 5/3 इन दो संख्याओं के मध्य मैंने एक परिमेय संख्या लिख दी। अब अगली परिमेय संख्या इन दोनों के मध्य कर देंगे तो इसके और इसके मध्य ऑटोमेटिक दो परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के मध्य निकाला। अब इन दोनों के मध्य एक निकाल लेता हूँ, 2/3 धन 5/3। अब यहाँ पर देख सकते हैं गुणे 1/2 कर देना होगा, गुणे 1/2। तो 5 2 7/3 गुणे 1/2, यानी कि 7/6, यानी दूसरी परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। दूसरी परिमेय संख्या हमारी हो गई 7/6। 7/6
7/6 तो होंगे 7/6। मतलब कि अगर हमें कोई दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो पहले उन दोनों का योग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 और 8/3 किया गया। तो क्रमशः 8 2 10/3 गुणे 1/2 10/6 5/3 है 5/3। अब इन दोनों का उसी क्रम में कर लेते हैं। तो 5 2 7/3 7/3 गुणे 1/2 यानी 7/6। तो अब तीसरे का दूसरा का लगाते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, -1/2 और 2/7 -1/2 धन 2/7 -1/2 धन 2/7 गुणे 1/2। जब इन दोनों का योग करके मैं गुणे 1/2 कर दूंगा तो यहाँ पर अब देखते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन को सही तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मतलब दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी -1/2 और 2/7 और 2/7 -1/2 और 2/7 के मध्य दो परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का योग करके पहले मैं इसी क्रम लिख देता हूँ। यही वाला प्रश्न है। यहाँ पर जैसे -1/2 ये है और इसके बाद पहले एक परिमेय संख्या, फिर दूसरी परिमेय संख्या, फिर 2/7 यानी कि -1/2 और 2/7 के मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे हम मान लेते हैं, लिख देते हैं कि पहले -1/2 धन 2/7 गुणे 1/2। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14 -7 + 4 गुणे 1/2 बराबर -3/14 गुणे 1/2 यानी -3/28। यानी हमें एक संख्या प्राप्त हुई -3/28। जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ -3/28। अब इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कर लूँगा तो ऑटोमेटिक इन दोनों अर्थात -1/2 और 2/7 के मध्य दो परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ -3/28 धन 2/7। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया नीचे का एलसीएम लेके कैसे हल करते हैं, तो वो आप एलसीएम सीख ही लिया था, उसी तरीके से फिर करना है। एलसीएम लेंगे तो 28 ही आएगा। 28 का 28 भाग करेंगे तो -3 धन 7 चौक 28 यानी 4 दूनी 8 यानी -5/28 -5/28। यानी कि दो प्रश्न इसमें के हल हुए। एक प्रश्न इस तरह का और है जिसके मध्य दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। -1/5 और -1/2। यहाँ पर तीसरे का तीसरा -1/5 -1/5 और -1/2 -1/5 और -1/2। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1/5 बीच में एक परिमेय, दूसरी परिमेय संख्या और -1/2। अब इन दोनों का पहले हम योग करते हैं। -1/5 धन -1/2 गुणे 1/2 यानी कि 5 दूनी 10 -2 -5 गुणे 1/2 -7/10 गुणे 1/2 यानी -7/20। यही हमारा उत्तर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -7/20। अब इसी क्रम में दूसरे को हल करते हैं। -1/5 धन -7/20 गुणे 1/2। इसका भी एलसीएम लेते हैं नीचे का तो 20 ही रहेगा। 5 चौक 20 -4 -7 गुणे 1/2 7 4 -11/20 गुणे 1/2 यानी कि -11/40 -11/40। अब इसी क्रम में अब इसके मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी जो कि ज्ञात हो चुकी हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे कि चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में जो संख्याएं दी गई होंगी उनके मध्य में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। जैसे 1/2 और 7/3, 1/2 और 7/3, इनके मध्य हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। तो हम इसको इस तरीके से ज्ञात करेंगे, जैसे 1/2, 1, 2, 3, इनके मध्य 3 परिमेय संख्या है और 7/3। सबसे पहले मैं किस तरह से करूँगा कि 1/2 धन 7/3, ये पहला क्वेश्चन है चौथे का, यानी 1/2 धन 7/3 गुणे 1/2, यानी हल करेंगे तो 6, 3, 14 गुणे 1/2, 14, 3, 17/6 गुणे 1/2, यानी कि 17/12। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 17/12। अब इसी तरह इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या पहले निकाल लूँ, तो जो होगा 1/2 धन 17/12 गुणे 1/2, मतलब यहाँ पर कर सकते हैं 12, और 6 धन 17 गुणे 1/2, यानी 17/6 23/12 गुणे 1/2, यानी कि 23/24। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 23/24। इसी क्रम में इन दोनों के मध्य भी एक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लूँगा, तो टोटल ये जो 2 संख्याएं दी गई थी इनके मध्य 3 परिमेय संख्याओं बोला गया था, तो 1, 2, 3 तीनों संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, 17/12 धन 7/3, दोनों का योग करके गुणे 1/2 कर देंगे। यहाँ पर 12, 17, 3 चौक, यानी 7 चौक 28 गुणे 1/2, यानी मैं जब इसको हल करूँगा तो 15, 2, 1, 3, 4, 45/12 गुणे 1/2 होगा। 3 से 3 चौक 12, और यहाँ पर 15, 3 45, यानी 15 1 के 15/8, 15/8, 15/8, यानी कि हमें इस प्रकार से 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। अब आगे आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं मिटा देता हूँ। अब चौथे का दूसरा प्रश्न लिखता हूँ, -3/5 और 2/7, -3/5 और 2/7, -3/5 और 2/7 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का योग करके, जैसे कि बताया मैंने, -3/5 धन 2/7 गुणे 1/2, यानी 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 धन 5 × 10 गुणे 1/2, -11/35 गुणे 1/2, यानी -11/70, -11/70। इसी क्रम में अब इन दोनों को जोड़ के गुणे 1/2 कर देंगे। -3/5 धन -11/70 गुणे 1/2, यानी कि 70। 70 का जब एलसीएम ले लिया, जब इसको मैं भाग करूँगा 70 में, तो 5 × 1 = 5, 5 चौक 20, यानी 14, 14 दूनी 28, 14 तिरिक 42, यानी कि -42 और -11 गुणे 1/2, और 42 में 11 जोड़ूंगा तो 53 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, गुणे 70 गुणे 1/2, यानी -53/140, यानी इन दोनों के मध्य -53/140 आ गया। उसी तरीके से मैं इन दोनों को जोड़ के गुणे 1/2 कर दूंगा, जैसे कि -11/70 धन 2/7 गुणे 1/2। अब यहाँ पर हल करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 70 ही रहेगा, -11 10, 10 दूनी 20, यानी प्लस का 20 गुणे 1/2, यानी कि 9/70 गुणे 1/2, यानी 9/140, 9/140।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके मध्य हमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। तो जब कोई 2 परिमेय संख्याएं दी गई होती हैं तो उनके मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये तरीका आसान होता है, 2 कहा जाए तो यही तरीका आसान होता है, 3 कहा जाए तो भी यही तरीका आसान रहता है। इसी क्रम में जब कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जब कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम विशेष फार्मूले का यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैंने कल इस फार्मूले के बेस पे एक प्रश्न आप लोगों को समझाया था, तो मैं एक प्रश्न लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1/5 और 3/5, 1/2 1/2 और 3/5 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। जब 1/2 और 3/5 1/2 और 3/5 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं निकालने का है तो 1/2 यहाँ पर लिख सकते 1/2 और 3/5 इनके मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब इस प्रकार से कहा जाए तो मैं उसको क्रमशः A1 A2 A3 A4 करके लिख सकता हूँ। जैसे फार्मूला कल हमने बताया था, जैसे कि A1 का क्या होगा, A2 कैसे होगा, A3 कैसे होगा। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। अब इसी क्रम में हम इन फार्मूलों को देखेंगे। जैसे कि पहला होगा, अगर A1 की बात की जाएगी तो A1 का होगा A प्लस B माइनस A अपान n+1। A2 कहा जाएगा तो A प्लस 2B माइनस A अपान n+1। A3 का कहा जाएगा A प्लस 3B माइनस A अपान n+1। इसी क्रम में जैसे कि an है तो A प्लस n B माइनस A अपान n+1। इसी क्रम में हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अब इस पे A1 से लेके शुरुआत करता हूँ करना। तो जैसे कि n+1 इसमें जैसे B माइनस A कहा गया है तो मैं जो पहली संख्या होती है हम उसे A मानते हैं और जो अंतिम संख्या होती है उसे B मानते हैं। तो यहाँ पर B माइनस A है तो B माइनस A ज्ञात करने के लिए B 3/5, जैसे कि B माइनस A ज्ञात करना है तो B की जगह क्या हो गया 3/5, तो 3/5 कर दिया माइनस A क्या था, A था 1/2। बाकी इनके मध्य A1 A2 A3 इस क्रम में दी गई है। तो 3/5 माइनस 1/2। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 यानी कि 1/10। B माइनस A बराबर 1/10 आ गया। और यहाँ पर n+1 का मान पूछ रहा है तो n+1 का मान हम कर देंगे n मतलब कि संख्याओं की संख्या जो अधिकतम हो। तो यहाँ A1 दो संख्याओं के मध्य संख्याओं की संख्या जितनी होती है मैं उसे n की जगह पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो n की जगह 9 करेंगे तो 9 धन 1 यानी कि n+1 बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है क्या लिखा है B माइनस A अपान n+1। तो मैं इसको हल कर लेता हूँ ताकि जहाँ पर B माइनस A अपान n+1 हो मैं उसको डायरेक्ट पुटअप कर दूँ, यानी उसकी जगह पर रख दूँ, नहीं तो बार बार ये बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि B माइनस A अपान n+1 है तो B माइनस A अपान n+1। तो B माइनस A की जगह 1/10 आया और n+1 10 है तो क्या मैं 10 को 10/1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। कोई भी संख्या होती है तो मैं उसमें बटे 1 लगा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी संख्या हो तो इस प्रकार बटे 1 हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि B माइनस A अपान n+1 है तो मैं यहाँ पर इसको 10/1 लिख सकता हूँ। तो B माइनस A की जगह पर हमने जो हल किया था B माइनस A वो आया था हमारा 1/10। 1/10 n+1 10/1। अब जैसे इस प्रकार भिन्नात्मक रूप में होती हैं चीज़ें तो 1/10 अगर नीचे के भिन्न को मैं ऊपर करना चाहूँगा तो गुणे में करके पलट जाएंगी। 10/1 है तो 1/10 हो जाएगा यानी कि 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/100 क्या हो गया B माइनस A
अपान n+1, यानी कि b माइनस ए अपान n+1 की जगह पर मैं 1/100 रख दूंगा। यानी कहीं भी b माइनस ए अपान n+1 होगा उसकी जगह पर मैं 1/100 मान रख दूंगा। तो इससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। a1 का मान निकालना था, तो a1 का क्या, a प्लस बी माइनस ए अपान n+1, a1 का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर a1 के लिए मैं क्या करूँगा, a प्लस बी माइनस ए है तो a की जगह a का मान क्या है 1/2, तो मैंने 1/2 प्लस b माइनस ए अपान n+1, b माइनस ए अपान n+1 का मान 1/100 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1/100 कर देता हूँ। जब इसको हल करूँगा तो 100 50 धन 1 यानी कि 51/100, यानी कि हमारा a1 का मान हमें 51/100, यानी कि मैं a1 की जगह पर लिख सकता हूँ 51/100। a1 की जगह पर क्या हो गया 51/100। इसी क्रम में हम मान लेते हैं कि a2 हमें ज्ञात करना है। तो a2 क्या हुआ, a प्लस 2b माइनस ए अपान n+1, यानी कि a का मान क्या है, a का मान है 1/2, यानी 1/2 धन 2 को 2/1 लिख सकते हैं और बीच में गुणा भी लगा सकते हैं। तो यानी 2/1 इंटू b माइनस ए अपान n+1 का मान 1/100 है, तो 1/100। अब इसको हल करते हैं तो 1/2 गुणे 2/100, यहाँ पर बीच में धन लगा है। तो अब आगे हल करते हैं तो 100 50 धन 2 बराबर 52/100, यानी कि a2 का मान 52/100 ज्ञात हुआ। यानी a2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 52/100। इसी क्रम में हम क्रमशः a1 a2 a3 a4 इसी तरह से लेके a9 तक का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें हमने a2 तक का मान ज्ञात कर लिया है। a2 तक का मान हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a3 a प्लस बी माइनस 3b माइनस ए अपान n+1, a4 यानी a प्लस 4b माइनस ए अपान n+1, a5 यानी a प्लस 5b माइनस ए अपान n+1, a6 यानी कि a प्लस 6b माइनस ए अपान n+1, a7 यानी a प्लस 7b माइनस ए अपान n+1। इसी क्रम में हम इसे हल करते हैं। a का मान 1/2 है तो 1 की जगह पर मैं 1/2 कर देता हूँ और धन 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, 3/1 गुणे में b माइनस ए अपान n+1, b माइनस ए अपान n+1 1/100 है, मैं 1/100 इसमें रख देता हूँ। अब आगे हल करता हूँ तो 1/2 धन ऊपर का गुणा किया तो 3/100, इसको हल करेंगे तो 100 एलसीएम लेके तो यहाँ पर हो जाएगा 50 धन 3 यानी कि 53/100, यानी कि a3 का मान 53/100, 53/100। a4 का मान 1/1 की जगह पर 1/2 धन 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 4/1 गुणे b माइनस ए अपान n+1, b माइनस ए अपान n+1 की जगह 1/100। अब हम इसको b माइनस ए अपान n+1 की जगह हर जगह पर मैं डायरेक्ट 1/100 कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। 1/2 धन 4/100, यानी कि 50 धन 3/100 बराबर यहाँ पर क्या था 4, यानी 54/100, यानी कि a4 का मान 54/100 हो जाएगा, a4 का मान। इसी क्रम में a5 पे देखते हैं तो 1/2 धन 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 गुणे 1/100, क्योंकि b माइनस ए अपान n+1 का मान 1/100 है तो b माइनस ए अपान n+1 की जगह मैं डायरेक्ट 1/100 लिख देता हूँ, यानी 1/2 धन 5/100, यानी कि 50 धन 5/100 बराबर 55/100, यानी कि a5 का मान हम लिख सकते हैं 55/100। अब a6 की जगह पर देखते हैं
तो ए का मान कितना है 1/2, 1/2 धन 6 को 6/1 लिख सकते हैं। गुणे b माइनस से अपान n प्लस 1 की जगह 1/100 हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो 100 50 धन 6 56/100। अब यहाँ पर A6 का मान 56/100 हो जाएगा। A7 का देखते हैं तो यहाँ पर A7 की जगह A की जगह पर 1/2 धन 7 की जगह 7/1 ले सकते हैं इंटू b माइनस से अपान n प्लस 1 की जगह पर 1/100 यानी कि 1/2 धन 7/100 यानी कि हम इसको हल करेंगे तो 100 50 धन 7 यानी कि 57/100 यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि A7 का मान 57/100 हो जाएगा। A7 का मान 57/100 हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 था, b का मान 3/5 था जो कि अभी मिट गया। और एक बात और ध्यान देने वाली, b माइनस ए अपान n प्लस 1 का मान 1/100 था जो कि मैंने लिखा था ताकि यहीं से हर बार देखकर लिख लिया जाए। अब आगे हम आते हैं A8 और A9 पर। तो A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 b माइनस ए अपान n प्लस 1। ए का मान 1/2 है तो ए की जगह पर मैं डायरेक्ट 1/2 कर दूंगा। धन 8 को 8/1 लिख सकता हूँ। 8/1 यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। b माइनस ए अपान n प्लस 1 यानी कि 1/100 यानी 1/2 धन 8/100 यानी कि अगर एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 50 धन 8 यानी कि 58/100 यानी कि A8 का मान हमारा 58/100 हो जाएगा। A8 का 58/100। अब A9 का उसी क्रम में b माइनस ए अपान n प्लस 1। अब यहाँ पर a की जगह पर 1/2 प्लस 9 को मैं अपान में 1 करके लिख सकता हूँ। तो 9/1 इंटू b माइनस ए अपान n प्लस 1 है तो b माइनस ए अपान 1 प्लस n प्लस b माइनस ए अपान n प्लस 1 बराबर 1/100 है। तो यहाँ पर भी मैं 1/100 कर देता हूँ यानी 1/2 धन 9/100। 1/2 धन 9/100। अब यहाँ पर 9 अपान क्या करते हैं 100। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 50 धन 9 यानी कि 62/100 यानी कि A9 का मान 62/100 हो गया। अब इस प्रकार से ये आज हमारी प्रश्नावली 1A का अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार 1A का आज प्रश्नावली 1A समाप्त हुई। और दोस्तों आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स कीजिए। आपको किसी पॉइंट पर मैथ में समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय योगेश से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसी क्रम में आप लगातार जुड़े रहिए और मैं हफ्ते भर में लगभग 5 से 6 वीडियो डाला करूँगा। और कुछ महीने में मेरे ख्याल से 5-6 महीने में पूरा कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। मैथ कंप्लीट पढ़ा देंगे और उसके बाद आपको मैथ में जो भी समस्याएं आएंगी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा या टेलीग्राम के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है। सदर जय श्री सीताराम।